नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी के लिए अलग से बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष ये मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। पहले मैं वही हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन अगस्त महीने से मैंने अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट फिर दिल्ली के चुनाव पर है, और इसीलिए है कि दिल्ली के चुनाव में क्या होगा 8 फरवरी को। बहुत दिन बचे नहीं है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 3 फरवरी को प्रचार बंद हो जाएगा। तो बचे कितने दिन है? आज जब मैं बोल रहा हूं तो 24 यानी 7 दिन और 3 दिन, 10 दिन बचे हैं प्रचार के। और 10 दिनों के बाद प्रचार ठंडा हो जाएगा, और 2 दिन बाद 48 घंटे बाद दिल्ली के लिए विधानसभा का मतदान शुरू हो जाएगा। उस रात तक कितने बजे बंद होगा पता नहीं, लेकिन मतों की गणना 3 दिन बाद 8 फरवरी को होने वाली है। तो 8 फरवरी को कैसे चुनाव के नतीजे आएंगे, इस पर आज से चर्चा चल रही है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा के चुनाव, और उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव, उनके नतीजे जिस ढंग से आ गए, जो परिणाम सामने आ गए, वो सबको चौंकाने वाले थे। सर्वे करने वाले, सेफोलॉजी करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले, जो कोई है, या हमारे जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले, राजकीय विश्लेषण करने वाले, वो भी इन 3 चुनावों में बुरी तरह से फंस गए। हर एक का अंदाज देखते देखते गलत हो गया। किसी का सही आया तो दूसरे चुनाव में फंस गया। और इसलिए आज भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव बिल्कुल छोटा है। मानो तो हरियाणा जैसा है। हरियाणा 10 MP चुनने वाला राज्य है, और दिल्ली 7 MP चुनने वाला राज्य है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र के MP 5 गुना ज्यादा है हरियाणा से, और दिल्ली के 1.5 गुना हरियाणा के MP है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर हरियाणा में जिस ढंग से बीजेपी ने चुनाव आसानी से जीत लिया और बाजी पलट दी, जो लोकसभा और विधानसभा में महाराष्ट्र और हरियाणा में आराम से कांग्रेस जीत गई थी या बुरी तरह से बीजेपी हार गई थी, वो दोनों जगह बीजेपी ने ऐसी कोई रणनीति चलाई, ऐसा खेल कर दिया कि जहां कांग्रेस आराम से सत्ता में आएगी या कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आ सकता है, ये चर्चा चल रही थी। उन दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। हरियाणा तो सिर्फ हार गई, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दल था, उनका तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने मानो चमत्कार, मानो इतना बड़ा संख्या बल महाराष्ट्र में जीत लिया। तो इसके बाद राजकीय राजनैतिक विश्लेषण करने वाले जो है हम जैसे, या सेफोलॉजी ओपिनियन पोल करने वाले, वो भी डर के मारे चुपचाप से हो गए। और इसका कारण ये है कि आखिर में एक बात होती है, हम भी अंदाज करते हैं, हम भविष्य बताते हैं, लेकिन भविष्य 100% सच कभी भी नहीं निकलता। वो हाथ की हस्तरेखा से निकलो या कुंडली या पत्रिका बनाकर ग्रह दशा देखकर आप भविष्य बताओ, वो 100% सही नहीं होता। तो चुनाव का भविष्य हम किस तरह से बोल सकते हैं? हाँ, तो ये बात होती है कि उस मैदान में, अखाड़े में जो राजनीतिक दल, जो नेता उतरे हैं, उनके जो उम्मीदवार उतरे हैं, उनका चाल चलन, चरित्र, उनका इतिहास, और हर पार्टी और दल का जो ताकत होती है, उसके आधार पर हम एक भविष्यवाणी करते हैं, अंदाजा देते हैं। तो सही ठहरने का कोई भी आधार नहीं होता। अब देखिए, एक बात बोल दूं आपको कि हमने कुछ तय किया, और अगर
दिल्ली में 40% ही वोट हो गया, 60% लोग अगर वोटिंग को आए ही नहीं, तो सब हमारे अंदाज गलत साबित हो गए। अगर 80% वोटिंग हो गया, यानी जो आज तक होते आया उससे भी 15-20% वोटिंग बढ़ता है दिल्ली में, तो भी गड़बड़ हो सकती है। इसका एक कारण हमें समझना चाहिए कि सेफोलॉजी करने वाले या अंदाज देने वाले जो लोग होते हैं, उनका आधार पिछला चुनाव होता है। पिछले चुनाव में किस पार्टी को, किस दल को कितना परसेंट वोट मिला था और उसके आधार पर कितनी सीटें चुनकर आई थी, उसका एक गणित, एक समीकरण बनाया जाता है और उसके आधार पर ये राजनीतिक अंदाज पेश किए जाते हैं। तो इसलिए एक बात साफ है कि आज दिल्ली में जो तीन तगड़े पहलवान मैदान में अखाड़े में उतरे हैं, उसमें केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीन तगड़े दल हैं। बाकी कौन है कौन नहीं है इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन पिछले दो लोक विधानसभा चुनाव 2015 और 2020, दोनों बार केजरीवाल ने अच्छी सीटें जीत कर दिखाई है। और किस बैकग्राउंड पर, उसकी पार्श्वभूमि क्या थी? 2014 में दिल्ली की सातों सीटें लोकसभा की बीजेपी ने बड़ी भारी बहुमत से जीती थी। हर जगह 50% से ज्यादा वोट बीजेपी ने लोकसभा के लिए पाए थे। लेकिन 8 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हो गया 2015 में, तो 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई और बीजेपी को सिर्फ 3 एमएलए चुनकर लाना पॉसिबल हो गया। 5 साल बाद फिर से लोकसभा बीजेपी ने सातों सीटें लोकसभा की जीत ली, लेकिन विधानसभा में 70 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई। आम आदमी पार्टी दोनों बार अच्छी संख्या बल से विधानसभा में जीती, लोकसभा में बुरी तरह से हारी और कांग्रेस का हर चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन एक बात है, कांग्रेस इसके पहले इतनी ताकत से दोनों चुनाव में उतरी नहीं थी जितनी ताकत आज कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लगा रही है। और इसलिए इसका परिणाम क्या होगा उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। पहली बार कांग्रेस ने तगड़े उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतारे हैं। 2015 हो या 2020 हो, दोनों चुनाव में कांग्रेस इस पर खुश थी कि विधानसभा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है। हम हारे तो कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी भी हारी। यानी कांग्रेस का टारगेट अजब था, उनको खुद को जीतना तो नहीं था, लेकिन बीजेपी की हार में ही अपनी जीत कांग्रेस ढूंढ रही थी। और यही गलती इस बार कांग्रेस ने सुधारी है। और कांग्रेस इस बार मैदान में ऐसे उतरी है कि हम जीतेंगे या हारेंगे उससे मतलब नहीं, हमारा वजूद फिर से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वजूद खड़ा करना है। और जब पार्टी इसके लिए लड़ती है तो उसको हार का डर नहीं होता। कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है तो हारने से डरने वाली नहीं है। और यही बात केजरीवाल को सता रही है। दूसरी तरफ पिछले दो चुनाव अच्छी संख्या में जीतने के बावजूद केजरीवाल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेने चाहिए। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके परिणाम उनको आज भुगतने पड़ रहे हैं। बीच में उन पर जो सारे आरोप हो गए, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, जो पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के लिए राजनीति में आई थी, भारत की भ्रष्टाचारी राजनीति बदलने के लिए ही हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे, राजनीतिक दल बना रहे, ऐसी घोषणा करके 10-12 साल पहले केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। लेकिन आज उनकी हालत इतनी बुरी है कि इतने कम समय में उनके जो 12-15 मिनिस्टर बने, उनमें से बहुत सारे मिनिस्टर को या तो रिजाइन होना पड़ा या तो जेल जाना पड़ा। तो भ्रष्टाचार के आरोप करते हुए राजनीति में आए हुए केजरीवाल और उनकी पार्टी आज
उसी आरोप में फंस गई है। लेकिन फिर भी जिस ढंग से बीजेपी ने पिछले 10 साल में हर राज्य में और केंद्र में चुनाव जीता है, तो वहां मोदी जी का चेहरा आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ती रही और जीतने की कोशिश करती गई। लेकिन इस बार बीजेपी सीरियसली सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल को बुरी तरह से हराकर बहुमत में आना चाहती है, और पॉसिबिलिटी है। इसका कारण यह है कि बीजेपी सीटें हारी होगी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का जो पक्का वोटर होता है, कोर वोटर होता है, 35 से 40% तक बीजेपी का कोर वोटर पिछले बहुत सालों से, 25 सालों से है। लोकसभा में उन्होंने 3 बार 50% से ज्यादा वोट पाए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी के वोट 2015 में 32-33% थे और 2020 में 38% तक पहुंच गए। यानी कि लोकसभा में जो घटते हैं वोट, लोकसभा में जो बढ़ते हैं वो विधानसभा में घटते हैं। तो वो विधानसभा में वोट परसेंटेज बढ़ाकर लेना या लोकसभा का वोट परसेंट बचाकर विधानसभा जीत लेना कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया। और जो 2019 के चुनाव में मोदी जी की जीतने वाली स्लोगन थी, मोदी है तो मुमकिन है। क्या थी स्लोगन 2019 के लोकसभा में? मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी को चुनो, हर चीज मुमकिन है। ये कहते कहते बीजेपी ने दूसरी बार लोकसभा में बहुमत पाया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव हारने के बाद या बहुमत गंवाने के बाद मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बीजेपी वालों को भी अब याद नहीं रही है। बीजेपी एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, और मोदी के नाम पर और मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना, विधानसभा का चुनाव जीतना बीजेपी को भी आसान नहीं लग रहा है। और इसीलिए बाकी सारे राज्यों के चेहरे भी मुख्यमंत्री प्रचार के लिए बीजेपी बुला रही है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पलटने के लिए बड़ा योगदान दिया है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको ही प्रचार के लिए बुलाया। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी हो या योगी हो, उनसे भी ज्यादा बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में फायदेमंद अगर कोई चीज है तो उसका नाम राहुल गांधी है। पिछले 2 महीने से हरियाणा का चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल विधानसभा के चुनाव में जुट गए, और उसी समय से दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता है, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, वो पूरी ताकत से दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकसभा में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन विधानसभा अपना वजूद बचाने के लिए है। इसलिए केजरीवाल ने पहले ही कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था लोकसभा में वो तोड़ दिया था, और उनको लगा था कि कांग्रेस इतनी थकी मांदी है कि लड़ेगी भी नहीं। लेकिन अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो, ये पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतर गए, और उसका परिणाम दिखने लगा। तब केजरीवाल डर गए। शुरू में राहुल गांधी भी केजरीवाल को हराने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए पदयात्रा करेंगे। लेकिन जब केजरीवाल वगैरह चिंता करने लगे, चर्चा करने लगे, तो राहुल गांधी पीछे हट गए थे, उन्होंने पदयात्रा कैंसिल कर दी थी। फिर भी अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे नेता हटने के लिए तैयार नहीं। ये देखकर कांग्रेस ने मन बना लिया कि हम भी विधानसभा चुनाव सीरियसली लड़ेंगे। और अपना वजूद और आइडिया गलत नहीं है। कांग्रेस का जो वजूद खत्म हो गया दिल्ली में, पिछले 5 साल पहले बीजे कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। जो पार्टी लोकसभा में
15 से 25% तक वोट ला सकती है, वो विधानसभा में 4% लाती है। इसका मतलब साफ था, उनके वोट पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के पास जाते थे। अगर ताकत से लड़े तो वोट वापस आ सकते हैं, और अपना वजूद अगर खड़ा हो जाए तो 2029 के चुनाव में लोकसभा के लिए बड़ा आह्वान मोदी के सामने, बीजेपी के सामने कांग्रेस भी खड़ा कर सकती है। और इसलिए दिल्ली के जो कांग्रेस नेता है वो प्रेशर बढ़ाते गए, और उस प्रेशर में राहुल गांधी को भी झुकना पड़ा। केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरना पड़ा, और उन्होंने केजरीवाल को झूठा, लुटेरा और जेब कतरा तक बता दिया। अब एक बात हो गई है, बीजेपी को यही तो चाहिए था, क्योंकि जो मोदी है तो मुमकिन नहीं है, या मोदी है फिर भी मुश्किल है, ऐसी जो बात है बीजेपी के लिए, और राहुल है तो मुमकिन है बन जाती है। और राहुल गांधी अगर मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी के पंख कतर लेते, पर कतर लेते, तो केजरीवाल उड़ ही नहीं सकता। केजरीवाल का बहुत भारी नुकसान राहुल गांधी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकसभा में दिल्ली के वोटर के पास एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, वो अगर 6 महीने बाद एक दूसरे को हराने के लिए वोट मांगेंगे तो निराश, हताश जो वोटर है वो इन दोनों से छिटक कर बीजेपी के पास चला जाता है। और यही तो बीजेपी को चाहिए था। इसलिए मैंने बोला कि मोदी है तो मुश्किल है, लेकिन राहुल है तो बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता हासिल करना मुमकिन है। अजीब बात है। और दिल्ली के कांग्रेस नेता तो उनके दिमाग में आइडिया क्लियर है, हमारी सत्ता आए ना आए, हमें हमारी सीटें बहुमत में नहीं आ तो चलेगा, लेकिन केजरीवाल को तो हराना है। संदीप दीक्षित, अजय माकन ने तय किया कि हमारी सत्ता आने की जरूरत नहीं, बीजेपी सत्ता में आई तो भी चलेगा, लेकिन केजरीवाल को हराना पड़ेगा। और जब जब तक केजरीवाल दिल्ली में नहीं हारता, तब तक दिल्ली में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना ही मुश्किल है। और इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी के लिए ये चुनाव मुमकिन बना दिया है, सत्ता में आने का रास्ता मुमकिन कर दिया है, आसान कर दिया है। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। ये मेरा अंदाजा है, शायद गलत भी हो सकता है। मतगणना जिस दिन होगी तब पता चलेगा कि भाऊ सही था या गलत था। लेकिन अगर जीत गई बीजेपी, तो मैं मानता हूं कि उसमें मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी का योगदान भारी होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।